दोस्तों इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के भारतीय वन बुक के यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 के बचे हुए क्वेश्चन को समझिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित आकृति में मोड़े गए धारावाही चालक के कारण केंद्र बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसके तल के क्या होगा। तो यहाँ पर एक धारावाही चालक है, इसे मोड़ा गया है, तो मोड़ा गया है तो इसके कारण यहाँ पर जो केंद्र O है इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है। तो अगर हम इसे तार 1 मानते हैं और इसे तार 2 और तार 1 को आगे की तरफ बिंदु O तक मिलाते हैं और तार 2 को पीछे की तरफ बिंदु O तक, तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके लिए आपको फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का यूज करना पड़ेगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या होता है कि अगर जो हाथ के उंगलियां है उन्हें अगर धारा के दिशा में रखकर मोड़ा जाए तो जो अंगूठा होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा है वह इस तरफ है, तो अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में है तो घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम अपनी उंगलियों को घुमाते हैं चारों उंगलियों को, तो जो अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो अगर आप इसे करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या आएगा, लंबवत अंदर की ओर आएगा। ऐसे कर कर आप देख सकते हैं। सुई अपने सामने घड़ी को रख लीजिए और उसी दिशा में करिए तो आपका अंगूठा अंदर की ओर बताएगा, तो अंदर की ओर और लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा पास द्वारा अनुभूत बलाघूर्ण टाउ का मान होता है। तो टाउ इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम क्रॉस चिन्ह को हटाते हैं तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, यानी कि टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर इसे आप और सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा। और थीटा यहाँ पर क्या होता है, तो एम और बी के बीच एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और 24 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल ए वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पी है तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसे आप डायरेक्ट याद रखिए, 2ba/μ0 √a/पाई होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, बोल रहा है कि एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर है छोड़ा जाता है, कण की गति क्या होगा। पहले तो वो कण क्या था, विराम अवस्था में था। अब उसे गति में लाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में लेकर जाया जाता है। तो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों हो तो कण की गति क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए। मान लीजिए कि कोई क्यू आवेश है, वह पहले तो क्या था, विराम में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 0 था, प्रारंभिक वेग। बाद में उसका अंतिम वेग क्या हो गया होगा, तो भी, और भी वेग से गति हो गया तो उस पर हम बल चुंबकीय क्षेत्र में भी बल निकाल लेंगे और विद्युतीय क्षेत्र में भी। तो जिसके कारण दोनों के कारण बल लगेगा तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। अगर किसी एक के कारण बल लगेगा तो उसी के दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र दिशा फोर्स ई एफ ई निकालते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो इसके कारण तो बल शून्य नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्यू भी है और विद्युतीय क्षेत्र भी होगा, विद्युत आवेश के कारण। और अब हम फोर्स चुंबकीय क्षेत्र में एफ भी निकालते हैं तो क्या होता है, तो क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी होता है। यानी इस फॉर्मूला का डिटेल क्या होता है, एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस जब भी हम बताते हैं तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। और जो थीटा होता है वह क्या होता है, तो भी और बी के बीच एंगल होता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र और जो कण का वेग है उसके दिशा एक ही है, यानी कि इन दोनों का एंगल क्या है, तो 0 डिग्री है। अगर जीरो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा इसमें क्यू वी बी में तो पूरा ये वैल्यू को 0 कर देगा, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल था वो क्या आ गया, तो 0 आ गया। 0 आ गया, इसके मतलब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। इसका मतलब हो गया कि केवल इस पर विद्युतीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा।
अर्थात इसकी गति क्या हो जाएगी, सरल रेखा में, क्योंकि इस पर एक ही बल लग रहा है। तो जिस दिशा में जो विद्युतीय क्षेत्र लग रहा होगा उसी दिशा में गति करता हुआ चला जाएगा। सरल रेखा मतलब किसी भी दिशा में, लेकिन सरल रेखा में, एकदम सरल रेखा में जाएगा, क्योंकि इस पर एक ही बल लग रहा है, चाहे वह पूरब की ओर लगे, पश्चिम की ओर लगे, उत्तर की ओर लगे, दक्षिण की ओर, मतलब सरल रेखा में, मतलब पूरा सीधी रेखा में गमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन एक कक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युतीय क्षेत्र में मौजूद है। उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य हो। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वह एक कक्ष की धनात्मक दिशा में है, जो विद्युतीय क्षेत्र है वह वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है जिसके इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य हो। तो इसे समझिए फिगर द्वारा। एक सबसे पहले एक यहाँ पर ग्राफ बनाइए। यहाँ पर ये क्या है, तो वाई एक्सिस है, वाई इधर ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाई निगेटिव, इधर दाएं तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, बाएं तरफ एक्स निगेटिव होता है। और जब भी हम जेड अक्ष को दर्शाते हैं तो वो क्या होता है, तो इसके दर्शाने के लिए हम यहाँ पर एक अलग लाइन ले लेते हैं, क्योंकि इसे दर्शाने के लिए यह लंबवत होता है, तो इसके दर्शाने के लिए हम जब भी समतल पे यूज करते हैं तो किसी भी दिशा में ले लेते हैं। तो इसे जेड अक्ष इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। एक अक्ष की दिशा में क्या होता है, तो आई कैप होता है, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप होता है और जेड अक्ष की दिशा में के कैप होता है। तो यहाँ पर हम लॉरेंज बल से फाइंड करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। तो लॉरेंज बल क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। यहाँ पर क्यू क्या है, तो कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वह एक कक्षीय धनात्मक दिशा में है, और दिशा है विद्युतीय क्षेत्र का वह वाई निगेटिव की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्यू क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ई हम रख देंगे। उसके बाद भी आई कैप है, जो वेग है वह आई कैप की दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र बी है वह माइनस जे के कैप की ओर है। जे कैप की ओर कैसे है, तो देखिए भी है वो आई कैप की दिशा में है, मतलब जो आवेश है वह एक अक्ष पर है, और एक अक्ष पर कौन होता है, तो आई कैप होता है। तो भी के साथ हम क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, प्लस बी माइनस जे कैप, यानी बी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह ऋणात्मक वाई दिशा की ओर है, और ऋणात्मक वाई की ओर क्या होता है, तो जे होता है, लेकिन ऋणात्मक है तो माइनस का जे। तो यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस एफ इक्वल टू ई वी बी और आई क्रॉस माइनस जे। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, ई वी बी और वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे क्या होता है, तो के कैप होता है। तो यहाँ पर ई वी बी इक्वल टू के इंटू में क्या आ जाएगा, के कैप, यानी जो ऋणात्मक अक्ष यहाँ से हम देखें तो आ रहा है जेड अक्ष, वो भी धनात्मक की ओर, लेकिन उसके बाद माइनस चिन्ह भी आ रहा है, मतलब जो बल लग रहा है इसके विपरीत दिशा में, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेड अक्ष ऋणात्मक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं के कैप तो आ रहा है, लेकिन इसके पहले माइनस चिन्ह आ रहा है, माइनस मतलब इसका उल्टा, के कैप के उल्टा दिशा में, तो के कैप के उल्टा दिशा में क्या है, तो माइनस के कैप, जो कि जेड ऋणात्मक अक्ष को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। एक समान वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, तो जब भी कोई आवेश स्थिर रहता है तो वह क्या उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र ई। लेकिन जब वही आवेश भी वेग से गति हो जाए तो वह विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र तो स्थिर आवेश में भी होता है, तो गतिमान आवेश में तो होगा ही होगा, और इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। तो देखिए एक समान वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, तो जब आवेश स्थिर से गति अवस्था में आ गया तो इसमें क्या आ गया, तो चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है आवेश में गति आने के कारण। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।